Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Chemistry class 10. Today we are going to read chapter number 10, acid, bases and salt. In this chapter we are going to learn about what are acids, bases and salts. इस सिनेरियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट जो कि अपनी अपनी डेफिनेशन बताते हैं एसिड की, बेसिस की और सॉल्ट की। साथ साथ हमें ये पता लगेगा और हम सीखेंगे कि कैसे जो वाटर है वो सेल्फ एनालाइज करता है अपने आप को। इसका मतलब ये है कि वाटर जो है वो अपने ही आयंस कैसे प्रोड्यूस करता है खुद ही। एंड सेकेंडली वी विल आल्सो नो अबाउट कि हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी सोल्यूशन जो है वो एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है, उसका क्या प्रोसेस होता है या उसका क्या फॉर्मूला है, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। इसके अलावा हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, वो भी इसी चैप्टर में आप देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड टॉपिक नंबर 1। हमें ये पता है कि अपनी जो डे टू डे रूटीन है, डेली लाइफ में हम वी कम अक्रॉस विद मैनी एसिड्स एंड बेसिस। बहुत सारे सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो एसिड होते हैं, जो बेस होते हैं। इवन जो बहुत सारी फूड मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एसिड, जैसे विनीगर एसिड है, ठीक इसी तरह बहुत सारी चीज़ें जो टैबलेट्स वगैरह होते हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं। हम उनको खाते हैं और उनका हमारी बॉडी पे क्या असर होता है वो सब कुछ हम इधर पढ़ेंगे। इसके अलावा वी विल हैव टू नो अबाउट what are the importance of these classification, मतलब एसिड और बेस को अगर हम क्लासीफाई करें तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके अलावा पीएच के बारे में आप देखेंगे आगे कि पीएच के थ्रू, पीएच जो टेबल होता है वो क्या होता है और हमें कैसे पता लगा है, पीएच को यूज करके कैसे पता लगता है कि कोई भी चीज एसिड है या बेस है। एंड जो एसिड्स हैं दे आर वाइडली यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स इन फूड इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर मतलब जो खाद होती है उसके तौर पे एसिड्स, बहुत सारे एसिड्स यूज होते हैं या उनके बनाने में एसिड को यूज किया जाता है। सो ये टॉपिक 10.1 इज कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब एसिड और बेसिस का जो जनरल कॉन्सेप्ट है या जो जनरली अगर हम देखा जाए तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, मतलब कुछ सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम ये देखते हैं कि ये एसिड है या बेस है। अब वो प्रॉपर्टी क्या है वो इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। सबसे पहली प्रॉपर्टी टेस्ट, कि जो एसिड होता है उसका टेस्ट सोर होता है और जो बेस होता है उसका टेस्ट बिटर होता है, ठीक है। और जो एसिड इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर, इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर क्या होता है, ये एक पेपर होता है। जब आप देखेंगे आपके प्रैक्टिकल्स होंगे ना, उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ये लिटमस पेपर क्या होता है। लिटमस पेपर की प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर ब्लू कलर का है तो अगर आप उसको एसिड में डालोगे तो वो रेड हो जाता है, और अगर आप उसको बेस में डालोगे तो उसके ऊपर कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि वो ऑलरेडी ब्लू ही होता है। उसको हम ब्लू लिटमस पेपर इसीलिए कहते हैं। और जो रेड लिटमस पेपर होता है वो एसिड में कोई इफेक्ट नहीं दिखाता और जो बेस में है वो ब्लू में चेंज होता है, मतलब अपना कलर चेंज कर लेता है। तो एक ये भी तरीका होता है टू नो दैट एसिड है या बेस है, सोल्यूशन एसिड है या बेस है। एक ये भी तरीका होता है कि हम लिटमस पेपर को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑन स्किन। जो एसिड होता है वो क्रोसिव होता है। क्रोसिव मतलब स्किन को आपकी घिला देता है, उस पर जख्म बना देता है। एंड बेस क्या है, हार्म स्किन टिश्यूज, ये सिर्फ उसको स्किन को नुकसान पहुंचाता है, ठीक। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बोथ। मतलब अगर आप किसी भी एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा मीन वाटरली सॉल्यूशन बना लेते हैं तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ये एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हर एसिड में और हर बेस में होती ही होती हैं। नेक्स्ट इज आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब आर्हेनियस कौन था, ही वाज अ स्वीडिश केमिस्ट और ही वाज द फर्स्ट टू गिव अ थ्योरी अबाउट एसिड एंड बेस। तो अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, उसके मुताबिक एसिड उस सब्सटेंस को बोलते थे जो वाटर में आप जब करो, मतलब उसका जब सोल्यूशन वाटर में बनाओ तो वो H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस देता है। दो मतलब वाटर जब टूटता है तो वो H पॉजिटिव या OH आयंस देता है। तो वो कह रहे हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H पॉजिटिव विच प्रोड्यूस H पॉजिटिव, मतलब H प्लस जो प्रोड्यूस करेगा वो एसिड होगा। और बेस वो सब्सटेंस होगा जब हम उसको पानी के साथ, मतलब उसका सोल्यूशन बनाएंगे, आयनाइज करेंगे तो क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस OH आयंस, ठीक, हाइड्रोक्सिल आयंस। जैसे HCl है तो कह रहे हैं HCl को अगर हम एक्वा सॉल्यूशन उसका बनाते हैं तो वो हमें देगा H पॉजिटिव प्लस Cl। तो इसका मतलब ये होगा कि ये एसिड है क्योंकि ये H पॉजिटिव देगा ये वाला। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम उसका एक्वा सॉल्यूशन या आयनाइज करते हैं वाटर के साथ तो वो हमें देता है सोडियम पॉजिटिव प्लस OH
नेगेटिव मतलब ये ब्रेक हो जाता है जब वाटर में, तो ये हमें ये वाले आयन देते हैं। सो OH हाइड्रोक्सिल आयन, तो ये क्या होगा, ये बेसिक होगा क्योंकि ये OH आयन दे रहा है। ये अर्हीनियस का कॉन्सेप्ट है। अब फॉर एग्जांपल इधर देखें आप, इन्होंने रिएक्शन दिया निट्रिक एसिड HNO3 इज अ निट्रिक एसिड, जब हम इसको आयनाइज करते हैं वाटर के साथ तो ये हमें H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन दे रहा है, तो ये क्या है, एसिड अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। जहां पर भी आपको क्वेश्चन वो पूछेंगे ना कि ये सब्सटेंस क्या है, एसिड है या बेस है, तो साथ वो साइंटिस्ट का नाम भी बताएंगे, क्योंकि हर साइंटिस्ट को आप देखेंगे हर साइंटिस्ट की थ्योरी डिफरेंट होगी फ्रॉम द प्रीवियस वन। तो यहाँ पर अर्हीनियस सिर्फ ये कह रहा है कि अगर H आयन निकलता है नाइस करके तो वो H पॉजिटिव आयन आता है तो एसिड होएगा, और OH होता है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। तो आप ये लिखोगे, ये रिएक्शन दे दिया उन्होंने पूछा है कि इस रिएक्शन में एसिड है या बेस है, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस HNO3 इज एसिड। सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, सल्फ्यूरिक H2SO4, जब इसको हम आयनाइज करेंगे वाटर के साथ, ये हमें H पॉजिटिव SO4-2 आयन देगा, सो मींस इट इज आल्सो एन एसिड या अर्हीनियस एसिड। ठीक, इसी तरह नीचे जो रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है वाटर में, जब ये आयनाइज होएगा तो ये OH आयन दे रहा है, सो इट इज अ बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका भी ये है कि वो OH ये दे रहा है, सो इट इज आल्सो अ बेस अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस। अब आगे इन्होंने ये टेबल दिया हुआ है, टेबल 10.2, दैट इज अबाउट सम कॉमन एसिड्स। यहाँ पर उन्होंने सब कॉमनली यूज एसिड्स दिए हुए हैं जो हम डेली लाइफ में सुनते रहते हैं, जिनके नेम दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, निट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फास्फोरिक एसिड। और यहाँ पर इनके कॉमन यूजेस दिए हुए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक metals, cleaning of metal bricks and removing scale from boilers. And next is nitric acid is used in fertilizers and explosives. Explosive मतलब धमाका वगैरह करने के लिए, means ज़्यादा अमाउंट में आग वगैरह लगाने के लिए इसको आप कह सकते हैं। Manufacturing sulfuric acid is used in many drugs, means many medicines, dyes, paints, etc. Phosphoric acid is used in fertilizers and acetylen for food. मतलब फूड को ज्यादा अरसे तक स्टोर करने के लिए भी हम उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड कुछ किसी हिसाब से यूज करते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हम पूरे एसिड्स ये अपने रियल फेस में रियल तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, नो, हम इसकी कॉम्बिनेशन करके डिफरेंट चीजों के साथ फिर एसिड्स को यूज करते हैं। डायरेक्टली ये नहीं होता कि HCl सल्फ्यूरिक एसिड्स को हम यूज करते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो एक डाइल्यूट या कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं, तो इनके हम सॉल्यूशंस बनाकर या दूसरे केमिकल्स के साथ मिक्स कर फिर ये एसिड्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज सम कॉमन बेसिस में सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, व्हिच इज यूज्ड इन सोप मेकिंग एंड ड्रेन क्लीनर्स। मतलब ये जो ड्रेन्स, ट्यूब्स, नालियां वगैरह होती हैं उनको क्लीन करने के लिए इस्तेमाल होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन लिक्विड सोप, शेविंग क्रीम एक्सेट्रा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मोर्टार, प्लास्टर, सीमेंट एक्सेट्रा। एंटासिड एंड लैक्सेटिव में यूज होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब लैक्सेटिव मेडिसिन्स की एक टाइप होती है व्हिच इज यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ योर इंटेस्टाइन वगैरह, और आपके जो उस प्रोसेस में क्लीनिंग में जो इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं लैक्सेटिव मेडिसिन्स बोलते हैं या लैक्सेटिव ड्रग्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज the Bronsted concept of acids and base. Now this is the second chemist जिन्होंने अपना concept दिया था of base and acid. अब Arrhenius की जो theory थी that had limitations. Limitations क्या थी कि बहुत सारे ऐसे compounds हैं जो हाइड्रोजन या OH आयन देते ही नहीं है, जिनके अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन सिरे से प्रेजेंट ही नहीं होती। ठीक, तो अब हम उन पर हम कैसे कह सकते हैं कि ये एसिड बनेगा या ये वो बनता है बेस बनेगा, क्योंकि ना उसमें H है ना उसमें OH होता है। जैसे कि इन्होंने बोला है फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है एक्सेट्रा, ये सारे एसिड्स हैं, बट व्हेन वी आयनाइज देम विद वाटर बट दे डोंट गिव अस हाइड्रोजन आयन। See, there is no H in SCO2 and OH in NH3, so how can we say that कि ये चीजें एसिड्स हैं? बेसिकली हमें अर्हीनियस नहीं बता सका, तो इसलिए हमने जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उसकी थ्योरी को हम देखेंगे। नेक्स्ट इज ब्रॉन्स्टेड। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये डेफिनेशन दी कि एन एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड अ बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब प्रोटॉन डोनर से मुराद ये है कि ऐसा सब्सटेंस जो अपना पॉजिटिव चार्ज दे देता है,
प्रोटॉन, बिकॉज प्रोटॉन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही आता है। तो जो अपना पॉजिटिव चार्ज देता है, डोनेट करता है, दैट इज अ एसिड, दैट विल बी एन एसिड। और ऐसी चीज जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, मींस अपने ऊपर एक्सेप्ट करके पॉजिटिव चार्ज ले लेगी अपने ऊपर। प्रोटॉन को कोई भी चीज एक्सेप्ट करता है, मींस उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और प्रोटॉन को कोई भी चीज डोनेट करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक, ये हमें पता है ये चीज, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटॉन एक्सेप्टर, और वो क्या होगा, बेस। अब यहाँ पर प्रोटॉन, अब आगे एग्जांपल्स में देखेंगे कि प्रोटॉन इन्होंने यहाँ पर हाइड्रोजन आयन को भी बोला हुआ है, बिकॉज हाइड्रोजन आयन में होता ही एक प्रोटॉन है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। सही, जैसे कि अब इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई, आप देख सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड HCl प्लस वाटर गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड आयन। अब इन्होंने यहाँ पर बड़ा अच्छा खोल कर आपको फॉर्मूला लिख कर बताया हुआ है कि ये जो प्रोटॉन है, दिस इज अ प्रोटॉन, मीन दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, ये यहाँ पर जा रहा है, डोनेट हो रहा है इस वाटर के पास। इस वाटर के पास ये दो वाटर के पास दो जो है लोन पेयर होते हैं, उन लोन पेयर से ये वाला प्रोटॉन अट्रैक्ट होकर इसके पास आ जाएगा। जब इसके पास आएगा प्रोटॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो निकल जाएगा और इसके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। सो दिस विल बी एन एसिड एंड दिस विल बी अ बेस। और यहाँ पर भी हम हमेशा अपने रिएक्टेंट्स वाली साइड को देखेंगे, मतलब इस लेफ्ट साइड को देखेंगे, टू रिकॉग्नाइज व्हिच इज एसिड एंड व्हिच इज बेस। व्हिच सब्सटेंस डोनेट प्रोटॉन, कौन सा सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, HCl। व्हिच सब्सटेंस एक्सेप्ट प्रोटॉन, H2O। तो फिर एसिड क्या है, HCl, बेस क्या है, H2O। Where does the OH ion come from in the ionization of bases such as ammonia? अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आर्हीनियस का जो था कि अमोनिया जो है NH3 वो क्या है, वो बेस है। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये बेस है, क्योंकि जब भी हम उसका एक्वस सॉल्यूशन है उसको नाइस करते हैं तो वो OH देता है। तो आपको कह रहे हैं कि आर्हीनियस तो हमें इसका जवाब नहीं बता सकता, तो ब्रॉन्स्टेड ने इसको एक्सप्लेन किया था कि अमोनिया एक्ट एज अ बेस इन वाटर। हाउ, यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने ओपन करके बताया हुआ है, दिस इज एन अमोनिया NH3, और नाइट्रोजन के पास ये दो लॉन पेयर है और ये वाटर है। अब इसका जो प्रोटॉन है, वाटर क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, जो प्रोटॉन है दिस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड बाय दिस लोन पेयर। ये जो यहाँ पर दो लोन पेयर, एक लोन पेयर बना हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का, इससे ये अट्रैक्ट होएगा और ये यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, फिर ये क्या बना देगा, NH4, ये पूरा पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH माइनस। तो ये क्या है, अमोनिया क्या हुई, बेस अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड। आर्हीनियस भी बेस इसको बोल रहा था, लेकिन आर्हीनियस ने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि हाउ। सो ब्रॉन्स्टेड ने इसको एक्सप्लेन किया कि दिस इज हाउ अमोनिया इज एक्टिंग एज अ बेस विद वाटर। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखेंगे, दोबारा से पिछली वाली एग्जांपल को देखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो जो वाटर है, ये वाटर ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पर वाटर क्या है, बेस, बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। लेकिन अगर हम नीचे वाले रिएक्शन में देखते हैं, तो नीचे वाले रिएक्शन में क्या है, यहाँ पर वाटर जो है H2O, ये जो है, ये अपना जो प्रोटॉन है ये डोनेट कर रहा है, जहां पर वाटर एसिड हो गया, जबकि ऊपर वाली एग्जांपल में वाटर क्या था, बेस, यहाँ पर वाटर बेस था। इट मीन्स कि वाटर कैन एक्ट एज अ बेस और वाटर कैन ऑल्सो एक्ट एज अ एसिड। वाटर एसिड भी एक्ट करता है और बेस भी होता है। सो इट इज एन एम्फोटेरिक सब्सटेंस। एम्फोटेरिक सब्सटेंस, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं विच रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ये जो बॉक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्स, इन्हें बताने कि जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो ऐसे फ्यूल जो बाय 100 and 1000 years ago जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, फिर उनकी डिकम्पोजिशन होती है, उससे जो फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, द पेट्रोल, द गैस एंड ऑल दैट फॉसिल फ्यूल्स, क्रूड ऑयल, ये इसके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन होती है। ये सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन वगैरह भी प्रोड्यूस करते हैं जब हम इस फ्यूल को बर्न करते हैं। अब क्या है कि इससे क्या होता है कि ये वाला जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, मतलब और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब हम बर्निंग से मिलते हैं, तो ये जो हमारे एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने के बाद क्या करते हैं, एसिड बन जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड या न्यूट्रिक एसिड बन जाते हैं। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर आपको इसकी
केमिकल इक्वेशन भी बताई हुई है। अब ये वाटर कहाँ से आता है? वाटर आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, जो वाटर पेपर होते हैं वो वाला पानी ले लेते हैं ये, और ये ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, यहाँ से ये ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो जब ये ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर हैं, ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं, दे विल प्रोड्यूस सल्फ्यूरिक और निट्रिक एसिड्स, और ये एसिड हमारी एनवायरनमेंट के साथ मिलकर पोल्यूशन भी क्रिएट करती है, और जब बारिश वगैरह होती है तो एसिड रेन की भी वजह बनती है। अब यहाँ पर इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि ये आपको डिफरेंट रिएक्शंस दे देते हैं और पूछते हैं कि बताएं भाई ये एसिड है या बेस है। अब यहाँ पर एग्जांपल 10.1 सबसे पहले हम देख लेंगे, बाकी जो सेल्फ असेसमेंट्स होंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अब इसमें वो बता रहे हैं आइडेंटिफाई ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड और बेसिस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको रिएक्शन दे दी है, यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच इज एसिड और व्हिच इज बेस अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड। ठीक, यहाँ पर ब्रोंस्टेड को देखना है। अब आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को छोड़ देना। मैंने आपको पहले भी बताया कि खुद क्वेश्चन में वो आपसे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हमें बताओ, या अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड हमें बताओ, या तीसरा जो साइंटिस्ट आगे आएगा उसका भी नाम लेकर वो आपसे पूछेंगे। अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं ब्रोंस्टेड लॉरी थ्योरी के हिसाब से बताएं, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी थ्योरी हमें क्या कहती है। एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। सबसे पहले आपने अपने जहन में ये बात रखनी है। अब इस रिएक्शन को देखेंगे, HCl प्लस वाटर gives us H3O positive plus chlorine ion। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला प्रोटॉन इसने डोनेट किया, क्लोरीन ने ये प्रोटॉन डोनेट किया। तो जो डोनर होता है वो क्या होता है? हमेशा एसिड होता है। सो दिस HCl इज एन एसिड, और इस वाटर ने एक्सेप्ट किया प्रोटॉन को, सो दिस इज अ बेस। सिमिलरली इन द नेक्स्ट रिएक्शन वाटर एंड अमोनिया, यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को, और वाटर जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर देगा। सो दिस इज अ बेस एंड दिस इज एन एसिड, सो दिस विल बी अ बेस। सिमिलरली इन्होंने सेल्फ असेसमेंट 10.1 दे दी है, आपने यहाँ पर इसको खुद सॉल्व करना है। इधर ही बुक पर कर दीजिएगा इसको सॉल्व। एक मैं आपको बता देती हूँ, जैसे सल्फ्यूरिक H2SO4 प्लस वाटर गिव्स अस HO4 माइनस प्लस H3O पॉजिटिव। अब यहाँ पर ये जो सल्फ्यूरिक H2SO4 है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या कर रहा है? ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है और ये बना रहा है, और वाटर जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो जो प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। सो दिस विल बी एन एसिड एंड दिस विल बी अ बेस। रिमेनिंग टू आप खुद करेंगे। द थर्ड वन इज ल्यूइस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नाउ द थर्ड साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट का क्या है कि अब ये भी बताएगा कि पीछे वाले साइंटिस्ट के साथ क्या मसले मसाइल थे जो इन्होंने थ्योरी दी। सो ही सेड दैट सर्टेन सब्सटेंसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, BF3 हो गया, एक्सेट्रा, दे बिहेव एज एन एसिड और बेसिस although they do not have the ability to donate or accept a proton। कह रहे कि अब ये वाले जो सब्सटेंस है, they don't have ability to accept or even donate protons, but they act as basis of acids। How? The Arrhenius or the Bronsted theory did not explain these things, so that's why he proposed a new theory। So अब acid base theory Lewis की क्या है? Acid base theory जो Lewis की है, he said that a Lewis acid or a acid is a substance that can accept a pair of electrons to form a coordinate covalent bond। अब यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन की बात की है, जो ब्रॉन्स्टेड था वो प्रोटॉन्स की बात कर रहा था। ये कह रहा है कि जो एसिड है, एसिड हैज एन एबिलिटी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है। एंड अ बेस इज अ सब्सटेंस that donate a pair of electron। मतलब बेस वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को निकालता है या इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देता है। In Lewis acid base reaction, a coordinate covalent bond is formed between the acid and base। अब इसमें जो बॉन्ड बनता है वो ये कहता है कि एसिड और बेस में जो भी बॉन्ड्स बनते हैं, that is coordinate covalent bond। This is a type of a covalent bond। अब हम इस रिएक्शन को देखेंगे, HCl प्लस वाटर गिव्स अस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। अब इसमें क्या है कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ये डोनेट होएगा किधर? इस H के पास। हमने वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इसमें वो भी अप्लाई होता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस लोन पेयर और इसके दरमियान अट्रैक्शन होगी, तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके ऊपर आएंगे
और ये जो बॉन्ड बना रहा था, ये जो लाइन लगी हुई है, इट्स अ बॉन्ड, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स की, कि हम जो भी बॉन्ड्स होते हैं उनको हम लाइन के साथ शो करते हैं। तो ये लाइन जो है दैट इज दिस लाइन इज शोइंग अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर क्लोरीन के पास आ जाएंगे। सो इट विल बी एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन हमारे पास आ जाएगा। सो दिस विल बी अ ल्यूइस एसिड एंड दिस विल बी अ ल्यूइस बेस। अब हम यहाँ पर ल्यूइस का नाम लेंगे क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉन्स को देख रहे हैं। नेक्स्ट इज, नाउ यू हैव टू लुक दिस रिएक्शन, दिस इज अमोनिया एंड, और ये दो लोन पेयर्स हैं इसके। अब इसमें क्या है कि ये जो अमोनिया का लोन पेयर है, ये जो ऊपर लोन पेयर दिया हुआ है, ये लोन पेयर डोनेट हो जाएगा किससे, दिस टू द हाइड्रोजन ऑफ दिस कंपाउंड। इधर HCl है, ये हाइड्रोजन क्योंकि ये पार्शियली पॉजिटिव होता है, ये एक्सेप्ट कर लेगा ये वाले दो इलेक्ट्रॉन्स। सो हियर अमोनिया विल बी अ डोनेटर, और यहाँ पर ये वाला जो चीज आ जाएगी ये क्या होगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर अब आप बताएंगे कि अमोनिया NH3 जो ये वाली है, ये एसिड है या ल्यूइस एसिड है या बेस है, और HCl ल्यूइस एसिड है या बेस है। तो हमने पढ़ा कि जो डोनेट करता है वो क्या होता है, बेस, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या होता है, एसिड। सो वी कैन से दैट अमोनिया इज अ ल्यूइस बेस एंड HCl इज अ ल्यूइस एसिड। अच्छा, अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि जो ल्यूइस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि ल्यूइस की जो एसिड होता है, ल्यूइस का कोई भी एसिड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इधर HCl को ले लेते हैं, इधर आप इसको HCl को देखेंगे तो वहां पर ये कह रहा है कि ल्यूइस के जो एसिड होता है उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एटम होता है जिसमें डेफिशिएंसी होती है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन था, इसमें डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, दैट्स व्हाई इट हैज द एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी अदर कंपाउंड। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सिमिलरली उसने यही बात बोली कि जो बेस होता है, बेस का क्या होता है, नॉर्मली उसका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट हो रहा होता है, इस वजह से क्या करते हैं, या कंप्लीट हो चुका होता है या वो क्या करता है कि उसके पास कोई ना कोई अनशेयर्ड या लोन पेयर प्रेजेंट होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट हैज द एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। सो जैसे कि यहाँ पर इन्होंने इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं अमोनिया का ये जो लोन पेयर है ये डोनेट होएगा, और ये जो पार्शियली पॉजिटिव है ये इसको एक्सेप्ट करेगा। तो इसलिए उसने कहा कि इस वजह से कि जो एक्सेप्ट करता है वो एसिड हो जाता है और जो डोनेट करेगा वो बेस हो जाएगा। सिमिलरली आप इसको देखेंगे एग्जांपल को 10.2, इसमें भी उन्होंने आपको दो कंपाउंड्स दे दिए हैं और उन्होंने बोला आप बताएं कि व्हिच इज ल्यूइस बेस एंड व्हिच इज ल्यूइस एसिड। अमोनिया दिया एंड BF3 दिया है। अब आप क्या करेंगे, अब इन्होंने आपको एक और तरीका बताया है कि हाउ टू नो व्हिच इज ल्यूइस एसिड एंड बेस। वो कह रहे हैं कि आप पहले उनके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर लें। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से आपको पता लग जाएगा कितने कोई शेयर, जैसे आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आता है मॉलिक्यूल्स का या कंपाउंड्स का, तो कह रहे हैं आप ऐसे ड्रॉ कर लें, इस तरह आपको पता लग जाएगा किसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, कौन शेयर कर रहा है और किसके पास लोन पेयर है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने ओपन करके स्ट्रक्चर यहाँ पर ड्रॉ किया है अमोनिया का एंड BF3 का। अमोनिया के पास एक लोन पेयर है, इट मींस ये लोन पेयर क्या करेगा, अब इसको डोनेट कर देगा, ये डोनर बनेगा। सो डोनर क्या होता है, ल्यूइस बेस। इसी तरह बोरॉन के पास अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 इसके पास कैपेसिटी है, इनकम्प्लीट है शेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 ले सकता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो BF3 इज एन एक्सेप्टर, सो एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज अ ल्यूइस एसिड। 10.2 जो सेल्फ असेसमेंट है वो आप खुद करेंगे, अपनी बुक्स पर ही कर लीजिएगा सॉल्व। सेम ऐसे ही आपने देखना है कि एक्सेप्ट कर रहा है और जो डोनेट कर रहा है, आपने उस चीज पे फोकस करना है और उस हिसाब से आप इसके आंसर्स लिखेंगे कि क्या ल्यूइस एसिड है और क्या ल्यूइस बेस। टॉपिक नंबर 10.2 सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर और द pH स्केल। अब सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वाटर खुद अपने आप को भी आयनाइज कर सकता है। वाटर के अंदर इतनी पावर, इतनी एनर्जी होती है कि वो अपने प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर सके फ्रॉम वन वाटर मॉलिक्यूल टू एन अदर वाटर मॉलिक्यूल, जैसा कि इस रिएक्शन में उन्होंने दिखाया होगा। क्योंकि हमने पढ़ा है कि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है या वाटर जो होता है वो क्या होता है, पोलर इन नेचर होता है। पोलर इन नेचर से क्या मुराद है, इट हैज टू पोल, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स। और अगर हम पानी के जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं या दो से ज्यादा
पानी जो होता है उसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ कोलिजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड दैट कोलिजन इज वेरी मच एनर्जेटिक के उसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। इधर ये इन्होंने दो वाटर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच डोनेट्स अ प्रोटॉन विल गेन नेगेटिव चार्ज एंड द वाटर मॉलिक्यूल व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन विल गेन पॉजिटिव चार्ज। मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल जैसे कि ये है, ये अपना प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज ले लेगा, और ये वाला H को एक्सेप्ट कर रहा है या प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये कौन सा चार्ज ले लेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। सो इस तरह डबल एरो डाल के दो वाटर मॉलिक्यूल्स हमें हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। अब क्या है कि सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। द रिएक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल्स इज that produce ions is called self ionization of water and it's also called auto ionization of water। मतलब कि वाटर खुद ब खुद अपने आप को आयनाइज कर सकता है या कर देता है। तो सो सिंपली अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो हम अकेले मतलब अगर हम एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रखें इस रिएक्शन को देखें तो हम इस तरह लिख सकते हैं। सिंपली अगर इस रिएक्शन को हम बनाएं तो एक वाटर मॉलिक्यूल हमें क्या देगा, एक हाइड्रोजन आयन देगा और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन देगा। अब हम एक वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है इनटू इट्स आयन दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वाटर क्या क्या है कि जो सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर है ये बहुत ज्यादा इतनी ज्यादा नहीं होती, वेरी स्मॉल एक्सटेंट पे होती है। At 25 degree centigrade, the experimental determined concentration of hydrogen and hydroxyl ion are as follows। अब इन्होंने क्या किया है, कह रहा है कि ये ज्यादा एक्सटेंट तक नहीं होती, तो हमने एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर या एक रूम टेम्परेचर दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने ये डिटरमाइन किया है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। यहाँ पर आप मेरी बात दोबारा गौर से सुनेंगे, वो क्या बोल रहे हैं कि जब जो भी एक वाटर मॉलिक्यूल होता है वो सेल्फ आयनाइज करता है, ठीक, वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट जाता है। अब इस एरो को देखें तो दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। इट मींस अगर ये टूट रहे हैं, ये दोबारा से मिलकर वाटर मॉलिक्यूल भी बन रहे हैं, तो ये दिस इज कॉल्ड सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। अब वो क्या कह रहे हैं कि हमने एक्सपेरिमेंटली, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन का हमने पीछे पढ़ा था कि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन हमें पता लग जाती है, हम दरमियान में से चेक कर सकते हैं कि कितनी कंसेंट्रेशन हुई, कितना फॉरवर्ड हो रहा है रिएक्शन, कितना बैकवर्ड हो रहा है। अब वो ये कह रहे हैं आपको कि हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव की है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मोल। अब हम इस रिएक्शन को, ये जो H2O प्लस H2O gives us हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन जो दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हम किस तरह करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन बनाएंगे। ये चैप्टर 9 में जैसे आपने सीखा था वैसे आप इसको इस रिएक्शन को देखकर क्या बना रहे हैं, एक्सप्रेशन बना रहे हैं। इसका ऊपर आपने लिखे प्रोडक्ट्स, नीचे आपने लिखा रिएक्टेंट। सिंस जो वाटर है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये वीक बहुत कम एक्सटेंट पे ये अपने आयंस तक पहुंचता है, ये अपने आयंस इसमें निकलते हैं, तो इसमें क्या है, द कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर जो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट, वो सेम रहेगी, कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होगी वाटर की, दैट इज Kc हाइड्रोजन वाटर दैट ये जो ब्रैकेट्स हैं इट मींस कंसेंट्रेशन। तो वो क्या कह रहे हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। इन दोनों की कंसेंट्रेशन को हम कहते हैं मतलब जितनी इनकी कंसेंट्रेशन होगी उतनी वाटर की कंसेंट्रेशन होगी, दैट इज कांस्टेंट। सो Kw से डोनेट कर दिया, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ वाटर, या हम इसको वाटर कांस्टेंट भी बोलते हैं या हम इनको आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर भी बोलते हैं, Kw को, ठीक। ये किसके इक्वल होता है, ये हाइड्रोजन आयन इनटू हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन के इक्वल होता है। कोई साइन नहीं है, इट मींस मल्टीप्लिकेशन है। Kw अब इधर हम वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों की कंसेंट्रेशन कितनी होती है, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। आपने दोनों को मतलब ये जो फार्मूला दिया हुआ है, इस फार्मूला में आपने H और OH आयन की कंसेंट्रेशन पुट की, तो आपके पास आंसर क्या आया, 1 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14 मल्टीप्लाई किया और पार्ट्स को ऐड किया। इन प्योर वाटर the
प्योर वाटर को अगर हम देखते हैं तो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड्स आर इक्वल, वो हमेशा इक्वल होती है, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर इन्होंने साइंटिस्ट बात की है, डेनिश बायोकेमिस्ट जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बहुत ही इजी मेथड प्रपोज किया जिससे आप वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिन आयन की कंसेंट्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पीएच और पीओएच। ठीक, अब पीएच क्या होता है? पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथम, हियर इट इज रिटन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये पीएच का उन्होंने दिया हुआ है डेफिनेशन। सो हमें पता है प्योर वाटर जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है तो उसमें हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन कितनी होती है? 1 की पावर 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। और OH की कितनी होती है? सेम 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। अब इन्होंने इस फॉर्मूला में ये जो पीएच का फॉर्मूला लिखा हुआ है इसको इधर लिखा है नीचे, और इसके अंदर इन्होंने वैल्यू पुट की है H की कंसेंट्रेशन, H आयंस की कंसेंट्रेशन माइनस लॉग ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7। आप अपने कैलकुलेटर्स पे इसको सॉल्व करेंगे, माइनस लॉग लेंगे इसका या एंटी लॉग लेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 का, तो आपका आंसर आएगा 7। तो जब जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, मतलब वो ना एसिड है और वो ना बेस है। अब इन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, वो स्टैंडर्ड क्या था कि अगर जो पीएच है वो 7 से कम होगा, लेस होगा, तो सोल्यूशन क्या होगा? एसिडिक, सोल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर जो पीएच 7 से ज्यादा होगा तो सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन विल बी बेसिक। अब यहाँ पर इन्होंने आपको ये टेबल आप जरा थोड़ा सा देख लें, इसमें इन्होंने एप्पल, ब्रॉड बीन, कैरेट, अनियंस, पोटैटोज, टोमेटोज, डिफरेंट प्लांट्स दिए और उनके पीएच रेंज बताए हैं। पीएच रेंज क्या है? 5 into 7 के ये कितने पीएच रेंज में सक्सेसफुली ग्रो हम कर सकते हैं। दिस इज एन इम्पोर्टेंट टेबल। नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर? इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि हमें पता लग जाता है कि वाटर के जो सोल्यूशन है उसके अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन है OH है, उसकी कितनी कंसेंट्रेशन है। अब हमें ये बात पता लग गई, हमने पीछे हमें बताया गया कि एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूव है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे H की कंसेंट्रेशन और OH की कंसेंट्रेशन सेम होती है। वो कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 दोनों की। और अगर दोनों की इकट्ठी देखी जाए तो दोनों की इकट्ठी कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी की एक की कंसेंट्रेशन ज्यादा करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम H आयन जो हाइड्रोजन आयन है इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा करते हैं तो OH की जो कंसेंट्रेशन है वो क्या होगी? वो डिक्रीज कर दी जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा दोनों का सेम रहना चाहिए, दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -14। प्रोडक्ट सेम रहना चाहिए। हाँ, इन दोनों की जो कंसेंट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाती है। अगर H या OH की कंसेंट्रेशन, दोनों की कंसेंट्रेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 है, अगर तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि सोल्यूशन क्या है? न्यूट्रल। अगर H की कंसेंट्रेशन ग्रेटर है देन 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 से ग्रेटर है तो सोल्यूशन क्या है? एसिडिक। और अगर इसकी कंसेंट्रेशन कम होगी विद 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 तो सोल्यूशन क्या होगा? बेसिक। सिमिलरली अगर हम pH को ध्यान में रख के करें तो अगर pH सोल्यूशन का ग्रेटर देन 7 होगा तो वो क्या होता है? बेसिक। 7 से बड़ा मतलब 7 से लेकर 14 तक pH कुछ भी होएगा तो क्या होगा? बेसिक होगा सोल्यूशन। और अगर 7 से कम दैट इज फ्रॉम 6 to 1 होगा तो फिर उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे दैट इज एन एसिडिक सोल्यूशन। कोई भी सोल्यूशन एसिडिक तब बनता है जब उसके हाइड्रोजन की जो कंसेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है और OH की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ये तब है अगर हम क्या कहते हैं उसको कंसेंट्रेशन अकॉर्डिंग टू द OH और H की फाइंड आउट कर रहे हो KW के हिसाब से, फिर हम इसमें ये देखते हैं कि जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, और जिसमें कम होती है मतलब OH की ज्यादा हो जाएगी तो वो सोल्यूशन क्या बन जाएगा? बेसिक। अब इन्होंने यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, एक ये टेबल दिया हुआ है, ये इसको हम बोलते हैं
टेबल भी दिया हुआ है और वी कैन से दैट इट इज अ पीएच स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर पीएच वैल्यूज दी हुई है डिफरेंट 1 से लेकर आप देख सकते हैं 10 की पावर 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है 10 की पावर 14 तक ये जा रहा है और इसकी पीएच 1 2 0 से लेकर 14 तक है सही। और यहाँ पर उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस दिए हुए हैं जैसे एसिड फ्रॉम बैटरीज, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एक्सेट्रा। इन सब का पीएच बताए हुए हैं कि लेमन जूस जो है फॉर एग्जांपल उसका पीएच क्या है 2, ब्लैक कॉफी का पीएच क्या है 5। इट मींस ब्लैक कॉफी क्या होती है एसिडिक इन नेचर होती है। सिमिलरली जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसकी पीएच क्या है 7। इट मींस इट इज न्यूट्रल इन नेचर। सेम अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो उसका पीएच 9 है। इट मींस इट इज बेसिक इन नेचर। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ये सब जो है ये क्या है बेसिक इन नेचर होंगे बिकॉज इनका पीएच 7 से ग्रेटर है। आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब आपने करना क्या है कि ये जो सेल्फ एनालाइजेशन ऑफ वाटर का हमने सारा सॉल्व किया, डिराइव किया है, आपने दोबारा से इसको खुद डेरिवेशन करनी है। आपने इसकी ये वाली इक्वेशन लिखनी है। दिस इक्वेशन लिखकर आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन आपको बनाना आता है, चैप्टर नंबर 9 में आपने सीखा था। आपने वो बनाकर इसको सारा ड्राइव करना है KW को। इसके अलावा जो पीएच स्केल में कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जो सारे सेल्फ असेसमेंट्स आपको दिए गए हैं वो आपने इधर ही बुक पर सॉल्व करने हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।